Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will discuss about corrosion and alloy for the class 10th from metals and non-metals. Now we will proceed. Our first topic is corrosion. What is corrosion? Corrosion is eating up of metal by the action of air and moisture or केमिकल्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड corrosion। कि किसी भी मेटल्स को मतलब एयर की वजह से, मॉइस्चर्स की वजह से या फिर किसी भी केमिकल्स की वजह से क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है, तो दैट इज corrosion। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज corrosion? और द डेफिनेशन ऑफ corrosion इज द eating up of metal by the action of air, moisture or chemical on their surface is called corrosion, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने कभी देखा होगा कि घर में जो हम आयरन्स की टीन्स लेकर आते हैं, तब लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल नई की नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे टाइम पास होता जाता है तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ होल से आ जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू corrosion। क्या होता है कि एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से वहाँ वो जो टीन की मेटल यानी कि आयरन मेटल्स है उसके ऊपर क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है। अगर आपने देखा होगा कि कोई चीज लेकर आओगे आयरन की, जैसे नया गेट वगैरह है कुछ भी, तो आप उसको जैसे ही कुछ समय के लिए बाहर छत पे रखते हो खुले में, तो कुछ समय के बाद आपको क्या दिखते हो, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो वो क्या है, रस्ट है। उस रस्ट की वजह से वो जो आयरन मेटल है वो क्या होती जाती है, कोरोड होती जाती है। उस टाइप को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, corrosion कहा जाता है। वो हुआ किसकी वजह से था? एयर और मॉइस्चर की वजह से हुआ कि जो आयरन मेटल्स थी वो कोरोड हो गई थी। तो यहाँ पे द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स का मतलब कोई भी एसिड हो सकता है, ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर, इज कॉल्ड corrosion, उसे हम corrosion कहेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि corrosion होता कब है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी corrosion किस कंडीशंस के ऊपर होता है। तो उसे देखने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली। यहाँ हमारे पास फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, और इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन नेल ली। इस आयरन नेल्स में यहाँ ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर ओनली और ओनली क्या प्रेजेंस है, सिर्फ एयर प्रेजेंस है, ठीक है। दूसरी हमने ली एक टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ हमने आयरन नेल ली, और यहाँ हमने प्रेजेंस है सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स, यानी कि यहाँ प्रेजेंस क्या है, एयर, इधर है ओनली वाटर वेपर प्रेजेंस, वाटर वेपर। और अगर हमने थर्ड और एक टेस्ट ट्यूब और ली, यहाँ, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों चीजें यानी कि एयर भी और वाटर भी, यहाँ दोनों चीजें प्रेजेंट है, एयर प्लस वाटर वेपर। तो हम जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऑब्जर्व ये करेंगे कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर वहां आयरन नेल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। आप इसको चाहे कितने दिनों के लिए रखिए, लेकिन इस आयरन नेल को रस्ट नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ corrosion नहीं होगा। सेकेंड केस में हमने लिया था सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर कि वहां सिर्फ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में भी जब आपने ऑब्जर्व किया कुछ समय के बाद
कि ये जो आयरन नेल है ये भी क्या है, एज इट इज है, यहाँ पे इसको भी क्या हुआ, कोरोजन नहीं हुआ। लेकिन थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ समय के बाद जो ये आयरन नेल है इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आने लगी। तो वो ब्राउन कलर की लेयर ही क्या है, रस्ट है। वहां ये आयरन नेल, आयरन का मतलब भाई Fe, आयरन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ और कुछ यहाँ क्या थे भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमें नहीं पता, हमने मान लिया X। तो यहाँ से इसने क्या फॉर्म किया, Fe2O3 एंड XH2O। तो यहाँ पे 4Fe, here is 2, now here is 4 and here is also 2 and here is 3. Now this equation is balanced. Now in this equation, when iron react with oxygen and some water vapors, then it form rust. Now the chemical formula of rust is Fe2O3 XH2O. हमारे पास क्या है, रस्ट। तो यहाँ पे जो कोरोजन हुआ है किसका हुआ है, किस मेटल का हुआ है, आयरन मेटल्स का। तो कोरोजन ऑफ आयरन क्या होता है, वो रस्ट होता है। जो कोरोजन है उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक तो एयर प्रेजेंट है, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स को हम क्या कह सकते हैं, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। नाउ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर आप कह सकते हो। तो ये दोनों चीजें, यानी कि ये दो कंडीशन अगर नेसेसरी वहां होंगी तो ही कोरोजन होगा, अदरवाइज कोरोजन नहीं होगा। तो नाउ कंडीशन necessary for the rusting of iron, for the rusting of iron की कौन कौन सी conditions necessary है आयरन को रस्ट लगने के लिए। Now the first condition is presence of air, presence of air, and now the second condition is presence of humidity, presence of humidity या फिर moisture, presence of humidity या फिर आप moisture कह लीजिए। तो ये दोनों कंडीशंस क्या है, नेसेसरी है फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन्स के लिए। अब अगर कोई भी मेटल मतलब आयरन है उसको रस्ट लग रहा है तो उससे क्या होता है कि आयरन मेटल्स जल्दी से क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन ये होता है कि हम आयरन्स को रस्टिंग से कैसे बचाएं। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग मतलब हम आयरन को रस्ट से किस तरह बचा सकते हैं। फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी prevented by paints, grease and oil। आपने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंट्स, ग्रीस और ऑयल। हम उसको ग्रीस करके उसके ऊपर ऑयल लगा के या फिर उसके ऊपर पेंट करके हम उस आयरन को रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था रस्ट किससे फॉर्म होता है, जब आयरन किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर पेंट लगा दें या फिर ऑयल कर दें, ग्रीस कर दें, तो एक आयरन के ऊपर क्या जाती है, एक लेयर आ जाती है जो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स को उस आयरन तक पहुंचने ही नहीं देती। इससे हम उसे लंबे समय तक कोरोड होने से बचा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज
रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी prevented by galvanization। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है हम उसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है कि आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है किसकी, जिंक मेटल्स की, जिसके कारण जो जिंक मेटल है वो आयरन से पहले ही क्या कर लेती है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर देती है और आयरन को रिएक्ट करने नहीं देती। इससे आयरन मेटल्स को हम लंबे समय तक कोरोड होने से बचा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी prevented tin plating and chromium plating। टिन प्लेटिंग एंड बाई क्रोमियम प्लेटिंग की जो आयरन है उसे हम रस्ट से बचा सकते हैं, किससे, बाई टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। जैसे हमारे घर में टैप वगैरह होती है तो उस टैप के ऊपर किसकी कोटिंग होती है, टिन प्लेटिंग या फिर क्रोमियम प्लेटिंग की कोटिंग होती है। वो क्या करता है कि जो टिन प्लेटिंग है यानी कि उसके ऊपर जैसे टिन की लेयर लगा दी हमने तो आयरन से पहले मतलब आयरन के ऊपर क्या टिन की कोटिंग है तो वो आयरन तक ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स को पहुंचने ही नहीं देते टिन प्लेटिंग या फिर क्रोमियम प्लेटिंग की वजह से, जिसकी वजह से उस आयरन मेटल्स को हम कोरोड होने से बचा सकते हैं बाय मेकिंग alloy to make stainless steel। टू मेक स्टेनलेस स्टील हम क्या कर आयरन के ऊपर स्टेनलेस स्टील जैसे मतलब उसको बना के यानी कि वहाँ एलॉइंग बना के आयरन का एलॉय बना के हम उसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, कोरोड से बचा सकते हैं। एलॉइंग होता है क्या है, मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलॉय। नाउ these are some methods from which we can prevent a iron metals from the corrosion या फिर from the rusting। now the next is corrosion of copper metal। क्या होता है कि जो कॉपर मेटल है हमारे पास वो कैसी मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल कई बार कॉपर मतलब तांबा, जैसे आपके घर में तांबे के बर्तन वगैरह होंगे पहले टाइम वहाँ पे कॉपर का यूटेंसिल से है तो वहाँ एक ग्रीन कोटिंग सी हो जाती है। वो ग्रीन कोटिंग ही क्या होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर होता है। क्या होता है कि कॉपर कुछ समय के बाद अपनी जो शाइनिंग है उसको लॉस कर देता है और कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, कोरोजन ऑफ कॉपर ऑक्योर हो गया। लेकिन जो कोरोजन ऑफ कॉपर है वो होता कैसे है, क्योंकि कॉपर तो एक लेस रिएक्टिव मेटल है। हाँ लेस रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता इजिली, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। तो जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं इनसे मिलकर कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस का एक मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाता है, इसका एक मिक्सचर फॉर्म करता है। ये जो मिक्सचर है इसकी वजह से ही कॉपर मेटल्स के ऊपर क्या होती है, एक ग्रीन कोटिंग होती है।
क्या होती है, एक ग्रीन कोटिंग। इस ग्रीन कोटिंग की वजह से हम कह सकते हैं दिस इज द कोरोजन ऑफ कॉपर मेटल, कोरोजन ऑफ कॉपर मेटल। लेकिन जो ये ग्रीन कोटिंग है, जब हम इसे किसी भी एसिड्स के अंदर, यानी कि जो डाइल्यूट एसिड होता है, उस डाइल्यूट एसिड के अंदर जैसे ही आप इस ग्रीन कोटिंग, यानी कि जहाँ पे भी आपको उस कॉपर मेटल के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग हुई है, आप अगर वहाँ पे डाइल्यूट एसिड डाल दोगे तो वो ग्रीन कोटिंग क्या होती है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और उस कॉपर मेटल्स को फिर वापस वैसी ही शाइनिंग प्रोवाइड हो जाती है, यानी कि वो वहां से हट जाती है। तो वहां से हम इसको हटा भी सकते हैं बाय एडिंग डाइल्यूट एसिड। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कैन बी रिमूव बाय द एडिंग ऑफ डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉपर मेटल्स ऑब्टेन करेंगे। उसका सरफेस कैसा होगा, शाइनिंग सरफेस होगा जब हम उसे जो ग्रीन कोटिंग है उसे डाइल्यूट एसिड से रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कॉपर है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके एक मिक्सचर फॉर्म करता है। वो मिक्सचर होता है क्या, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, इस मिक्सचर की वजह से उस कॉपर मेटल्स के ऊपर क्या आती है, एक ग्रीन कोटिंग आती है। उस ग्रीन कोटिंग को हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल। लेकिन इस ग्रीन कोटिंग को हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं बाय द एडिंग ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। नाउ द नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, ऑफ सिल्वर मेटल। Like copper, silver is also a less reactive metal. It does not react with oxygen easily, but due to the presence of sulfur in the environment, it turns black. कि जो सल्फर प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी प्रेजेंस की वजह से जो सिल्वर मेटल्स होती है वो कैसे हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे घर में मम्मी पजे वगैरह पहनती है और इसकी सिल्वर की कोई ज्वेलरी वगैरह होती है, या फिर हमारे पास सिल्वर का कोई पहले का कॉइन होता है, तो कुछ समय के बाद अगर हम उसको बाहर रखते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसमें जो उसके अंदर पहले शाइनिंग होती थी वो वैसी शाइनिंग नहीं रह पाती। तो उसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। होता क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो सिल्वर मेटल्स होती है, सिल्वर मेटल उस हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। ये जो सिल्वर सल्फाइड यहाँ से फॉर्म हुआ, ये सिल्वर सल्फाइड क्या कर देता है, Ag से Ag2S, यानी कि जो यहाँ इस सिल्वर में जो Ag का शाइनिंग सरफेस था वो यहाँ कैसे हो जाता है, डल हो जाता है। किसकी वजह से डल हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फर की वजह से जो सिल्वर है वो कैसे बन जाती है, ब्लैक हो जाती है। नाउ मेटल से है उसे किस किस में यूज किया जाता है, सिल्वर कॉइन्स बनाने में, ज्वेलरी वगैरह बनाने में इसमें यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज केसेस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल। केसेस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल। गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स अनरिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ये बहुत मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं करती और इनके जो शाइनिंग सरफेस है कई सालों तक एज इट इज होता है, जिसकी वजह से जो गोल्ड और प्लेटिनम मेटल है उसे हम ऑर्नामेंट्स में यूज, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जो गोल्ड और प्लेटिनम है वो कैसी मेटल है, एक एक्सपेंसिव मेटल है। Now the next is alloy. What is alloy? Alloy is a homogeneous mixture. Alloy is a homogeneous mixture of two or more metal, two or more metals or metal
and small amount of non-metal. Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals and a small amount of non-metal. है कि जो एलोय है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस का मतलब सिंगल फेज हो, जैसे हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा है. होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर इन विच ओनली सिंगल फेज. ने शुगर इन वाटर लिया था, तो शुगर इन वाटर यानी कि 1 स्पून शुगर को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो हम बिना टेस्ट के वहां बता नहीं सकते कि उसमें शुगर है या फिर साल्ट है. तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. तो क्या है कि जो एलोय है वो क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स भी हो सकती हैं, 2 मेटल भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा मेटल भी हो सकती हैं, या फिर एक मेटल कुछ अमाउंट किसकी हो जाए उसमें नॉन मेटल की ऐड कर दें तो वो भी क्या होता है, एक एलोय होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट एलोय. Some important alloy. Now the first is brass. Brass is a alloy of copper and zinc. जो brass है वो एक alloy है किसका, copper और zinc metal का, जिसमें copper 80% और zinc 20% involved होती है. Now brass is a homogeneous mixture of copper and zinc metal where copper is 80% and zinc is 20%. Now it is a good conductor of electricity but brass is a poor conductor of electricity, so it is used in the making of utensils or electric circuits, wires, nuts and bolts. तो this is brass. ब्रास का क्या बताया अभी हमने कि जो ब्रास है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है किस किस का है, कॉपर एंड जिंक का, जिसमें कॉपर कितना है 80% और जिंक कितना है 20%. कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट ब्रास इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ड्यू टू दिस brass is used in the electrical circuit such as for making nuts, bolts and wires, and brass is also used in making cooking utensils. जो cooking utensils होते हैं उनको फॉर्म करने में भी brass यूज किया जाता है. Now the next is bronze. Now bronze is a homogeneous mixture of copper and tin. tin का सिंबल क्या होता है, Sn, tin. Copper and tin where copper is 90% and tin is 10%. Bronze is a homogeneous mixture of copper and tin where copper is 90% and tin is 10%. Here also copper is a good conductor of electricity but bronze is a poor conductor of electricity, so it is used in making electrical circuits, nuts, bolts, and cooking utensils and medals वगैरह. जो medals खेल वगैरह में हम medals जीतते हैं, silver medals, gold medal and bronze medal. This is bronze medal. Now here bronze is a homogeneous mixture of copper and tin where copper is 90% and tin is 10%. Copper is a good conductor of electricity but alloy of copper and tin is a poor conductor of electricity, so it is used in the electrical circuits for making cooking utensils and for making medals also. Now the next is solder. Third is solder. Now solder is a homogeneous mixture of tin and lead.
tin and lead. The symbol of tin is Sn and the symbol of lead is Pb. Here 50% tin and 50% lead. Now it make solder. Now the melting point of solder is very low, used for the purpose of welding. जो solder है, solder alloy, इसे किसके लिए यूज किया जाता है? वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टिन के कंपेयर में क्या होता है? बहुत ही कम होता है. नाउ द नेक्स्ट इज amalgam is a homogeneous mixture of mercury and one metal like sodium, zinc, silver, gold एक्सेट्रा. कि जो मरकरी और किसी भी एक मेटल के साथ ये क्या फॉर्म करता है, उस मिक्सचर को हम अमलगम कहते हैं. जब मरकरी के साथ किसी भी एक मेटल को हम मिक्स करते हैं, अगर हमने सोडियम को मरकरी के साथ मिक्स किया, नाउ सोडियम और मरकरी, नाउ दिस अमलगम इज नोन एज सोडियम अमलगम. द नेम ऑफ दिस इज सोडियम अमलगम. If we mix zinc and mercury, then it is known as zinc amalgam. Zinc amalgam. If we add silver and mercury, now it is silver amalgam. Silver amalgam. जो जिंक अमलगम है, सिल्वर अमलगम है, गोल्ड अमलगम है, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं टू फिल इन द टीथ. मतलब दांतों में जब जाड़ वगैरह हट जाती है तो उसको फिल करने के लिए कुछ वो यूज करते हैं, तो दैट इज अमलगम. अमलगम ऑफ मरकरी अमलगम, जिंक अमलगम एंड सिल्वर अमलगम एंड गोल्ड अमलगम. नाउ द नेक्स्ट इज alloy of gold. एलॉय ऑफ गोल्ड का मतलब कि गोल्ड के साथ हम किसी भी एक मेटल को मिक्स करें तो उसे हम कहेंगे एलॉय ऑफ गोल्ड. होता क्या है कि जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड मीन्स 24 कैरेट गोल्ड. 24 कैरेट गोल्ड, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ये क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है. हम इसे ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 24 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि हम उसकी कोई भी शेप नहीं दे सकते. वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. तो इसीलिए जो गोल्ड है उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए हम उसमें कोई मेटल ऐड करते हैं, उसे हम कहेंगे एलॉय ऑफ गोल्ड. क्या होता है कि जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम 22 कैरेट गोल्ड का यूज करते हैं. ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? 22 कैरेट गोल्ड का. प्लस में मतलब प्लस में 2 कैरेट हम या तो वहां सिल्वर लेते हैं और या फिर वहां कोई हम कॉपर मेटल लेते हैं. तो वो हम सिल्वर और कॉपर मेटल को यूज किया जाता है 22 कैरेट गोल्ड के अंदर उसको हार्ड बनाने के लिए, ताकि वहां हम उस 22 कैरेट गोल्ड से आसानी से क्या बना सकें? इजिली ज्वेलरी वगैरह बना सकें उसको एलॉय को फॉर्म करके. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय. एलॉय प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय के अंदर कि जो एलॉय है वो कैसे, जो मेटल्स होती हैं वो जनरली सॉफ्ट होती हैं और एलॉय क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से. नाउ एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल. कॉन्स्टिट्यूएंट metals. Next, alloys are harder than the
constituent metal. Alloys are more resistant to corrosion. Alloys have low melting point. Than the constituent metal. And alloy have lower electrical conductivity. हमने कहा कि जो एलॉय है वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, कि जैसे 24 कैरेट गोल्ड था वो कैसा था, वीक था, लेकिन हमने उसका जो एलॉय फॉर्म किया था वो गोल्ड से क्या था, स्ट्रॉन्गर था, ठीक है, ज्यादा मजबूत था। नेक्स्ट हमने कहा एलॉय आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, की जो एलॉय है वो हार्डर होते हैं, हार्ड होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। भाई स्ट्रॉन्ग होगा तो हार्ड भी होगा, हम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे हमने 24 कैरेट गोल्ड के लिए कहा था कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड होता है, सॉफ्ट होता है, हम उसे ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज नहीं कर सकते, तो उसको एलॉय को फॉर्म करके हम वहाँ क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, टू मेक हार्ड इट, टू मेक एलॉय, मतलब उसका एलॉय बना के उसको हार्ड बना के हम उसे ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। जो एलॉय है वो रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन का, मतलब जैसे हमने आयरन के ऊपर आयरन का स्टेनलेस स्टील बनाया था, आयरन का जो एलॉय है कि वहाँ आयरन और कार्बन की प्रेजेंस, मतलब वहाँ कार्बन प्रेजेंट होता है थोड़ा सा, तो वो किसका एलॉय है, स्टेनलेस स्टील के लिए, तो वहाँ पे उसको क्या कर लेते हैं हम, कोरोज होने से ज़्यादा टाइम के लिए बचा सकते हैं। जो एलॉयज होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के वजह से। जैसे हमने सोल्डर में पढ़ा कि जो सोल्डर है उसमें टिन के कंपैरिजन में जो मेटल जो एलॉय होते हैं सोल्डर, यानी कि टिन के कंपैरिजन में सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, इसलिए हम उसे किस में यूज कर रहे थे, वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट इज जो एलॉयज होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ब्रॉस और ब्रॉन्ज में पढ़ा था कि जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो ब्रास और ब्रॉन्ज है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सो वी कैन यूज इट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। नाउ टुडे द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।